चलो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब लोग यहीं से ध्यान देना। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उससे जितने भी रिलेशन बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उसको भी आज पढ़ के चलेंगे। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा यूज़ नंबर 1। यूज़ नंबर 1 हेडिंग डालोगे, यूज़ नंबर 1। उसके बाद आप लोग पेन स्टॉप करके पहले समझना। देखो कोई चीज़ बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में चीज़ होता है जो लाइफ में फिक्स्ड होता है, उसका आना एकदम कन्फर्मेशन है होता है। जैसे मालूम चला किसी की लाइफ में शादी का डेट आना, वो फिक्स होगा ना। स्टूडेंट की लाइफ में स्कूल का खुलना, गर्मी की छुट्टी के बाद एक डेट फिक्स हो जाता है कि इतना टाइम में ये स्कूल दोबारा इस टाइम में खुलेगी, ऐसा फिक्स है डेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं ऐसे जगह पे जाओगे जैसे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कई ऐसे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो बहुत बड़े पोस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे जगह पे देखो कहीं जाते हैं तो वहाँ डेट फिक्स होता है कि इतने टाइम में इतने बजे आएंगे, ऐसा देखा है। हाँ, अगर वो ना जाएं तो उसके वजह से बहुत सारा नुकसान भी उनको झेलना पड़ता। जैसे वहाँ जितने भी अरेंजमेंट हुआ था उसका नुकसान होगा। जैसे शादी में फ़िक्स डेट है और मालूम चला बारात ना आए या दुल्हन भाग जाए, ऐसा मालूम होता है कई जगह पे, तो बताइए नुकसान होगा कि नहीं होगा ना। तो यानी अगर फिक्स डेट ऑफ फ्यूचर है, डेट कहाँ का है, फ्यूचर का है, अगर डेट फिक्स हो जाए, समझ पा रहे हो ना। अगर फिक्स डेट है कहाँ का, फ्यूचर का, और वैसा काम ही ना हो, समझ जाना, वैसे सेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं और कोई सेंटेंस काम नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ, हाँ अगर देखेगा भी फ्यूचर लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना। जैसे मैं बोलूँ प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, चलिए आप खुद बताइए क्या डेट फिक्स हो गया। नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा होने के लिए। देखो जितना अरेंजमेंट होगा उसका नुकसान होगा, और वहाँ से कितने बजे चलेंगे पूरा डेट फिक्स्ड होगा उनका, टाइम के अलावा सब कुछ। यानी डेट अगर फ्यूचर का फिक्स्ड हो, समझ पा रहे हो, और वो एक्शन ही ना हो तो उससे घटना भी मतलब क्या हो, मतलब नुकसान में हो। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे आपको देखेंगे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। भले ही एंड में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दिखता हो, लगेगा फ्यूचर है, लेकिन बनाना ट्रांसलेट किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बताओ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही बात बताए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। याद करो बेसिक में आपको पढ़ाए थे। यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप स्ट्रक्चर निकालोगे तो यही तो निकलवाए थे, याद करो, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाए थे, V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और बताइए जितना V5 होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, जो V1 होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब का मतलब समझ में आता है, बहुवचन। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर तो बताए थे, याद करो, याद कीजिए। ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन का जितना भी होगा ये सभी क्या होगा, हाँ सिंगुलर होगा कि प्लूरल, सिंगुलर होगा ना। यानी एक वचन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। और इनके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, V5 में। और V5 बताए थे V1 में ही आप S, ES या फिर क्या जोड़ते थे, IES, याद है आपको, है ना। इसका भी पैटर्न याद करो, बताए थे ES कब जोड़ना है, जब वर्ब के एंड में X, CH, याद है ना, X, CH, Z, O, S, डबल S या SH आता है तो हमेशा ES जोड़कर आप क्या बनाओगे, उसका सिंगुलर बनाओगे, याद है आपको। जैसे मैं लिखूँगा गो, तो बताओ ये तो प्लूरल वर्ब है तो इसका सिंगुलर कैसे बनाते थे, गोज करके, याद है आपको, ये कि भूल गए। दूसरा पॉइंट ये भी बताए थे कि IES कब लगाओगे, तो याद करो TRY, ट्राई, यही वाला एक बताए थे एग्जांपल। जब एंड में Y रहेगा, Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा, जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर आपने पढ़ा होगा, AEIOU वोवेल लेटर है। और इसके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं कि अल्फ़ाबेट का इंग्लिश के, तो उसको क्या कहोगे, कॉन्सोनेंट। यानी Y क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर की वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट की वोवेल। यानी Y से पहले कभी भी कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो इसका सिंगुलर कैसे बनाते थे, Y को I में बदलते थे और उसके बाद ES जोड़ते थे। उसी तरह जैसे FLY फ्लाई था तो इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, FL कॉमन रखोगे, है ना, Y के बदले क्या लगाओगे, I, उसके बाद क्या जोड़ते थे, ES, याद है ना। अगर एंड में रहेगा Y और Y से पहले कोई वोवेल लेटर रहेगा तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए डायरेक्ट S जोड़ते थे, याद है आपको। इसमें I को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब पॉइंट पढ़े थे। और ये पैटर्न अगर फॉलो कहीं ना करे तो हमेशा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ते थे, याद है ना आपको, ये सब पैटर्न याद है। और यही इन्हीं के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब।
याद करो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में क्या लिखोगे? पीएम, और पीएम का फुल फॉर्म क्या लिखोगे? प्राइम मिनिस्टर, MINISTR लिखना है, प्राइम मिनिस्टर। बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगल है ना, तो बताओ आने वाला वर्ब बताओ सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सिंगुलर होगा। अब बताइए वर्ब क्या है? आना, आने के लिए क्या लिखोगे? कम, लेकिन क्या कम लिख के छोड़ देंगे? नहीं, ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर, कम्स। और देखो वर्ब यहाँ क्या लगेगा? प्लेस ऑफ वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस यार, उसके बाद टुमारो लास्ट में लगाना टाइम। टुमारो मतलब क्या समझोगे? कल। देखो एक होता है एस्टरडे, एस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, है ना, इसको क्या लिखेंगे? बीता हुआ कल। एक होता है टुमारो, आने वाला कल। टुमारो का मतलब क्या समझोगे? आने वाला कल, ये लिख लीजिएगा। बोलो क्लियर है? एक सेंटेंस देंगे तो मुझे उम्मीद है इंग्लिश में बोल दोगे पक्का। चलो कल मैं इसे भी लिख देता हूँ। आपको प्रेसिडेंट का मतलब क्या समझोगे? प्रेसिडेंट का मतलब क्या समझोगे? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब क्या समझेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कल यहाँ आएंगे, बन जाएगा? क्या बनेगा? एकदम कुछ है, एकदम इजी है कि नहीं है? कल यहाँ आएंगे, क्या लिखोगे? प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्या लगाओगे? कम्स हेयर, उसके बाद क्या लगाओगे? टुमारो। बोलिए कोई दिक्कत है? एक और देंगे तो बनेगा। अब लिखता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति कल पटना आएंगे, बनाओ तो। चलिए बनाइए इसको, आप खुद से बना लेना जल्दी से। तो देखो याद करो, मैंने ऑफ का आपको पोजीशन केस में बताए थे। जैसे मैं कहूँ इंडिया के राष्ट्रपति, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे के राष्ट्रपति, तो इसका ना अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बनेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इंडिया के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा बताए थे। तो आप जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से इसको यूज नंबर 1 में इसको कॉपी कर लीजिए। और 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं, पहले इसको बनाओ और जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आएंगे लिखना, आएगा लिखा हुआ, आएंगे। चलो आपको डेली वो कैब का सेशन उसी प्लेलिस्ट में अलग से बनने जा रहा है। डेली कम से कम 10-20 वर्ड जाके डेली देख लेना यूट्यूब से, ठीक है ना। जो सिखाएंगे वो जो आपके लिए यूजेबल होगा, ठीक है ना। और मैं आपको अब डेली का एक काम देता हूँ, उसको लिख के लाना है और उसको डेली रिवीजन करके आना। इस पर क्वेश्चन लगवा दूँ, हो सकता है बोर्ड में बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन में पूछ देता। ये तो आपकी स्पीकिंग के लिहाज से बस ट्रांसलेट कैसे करोगे ये सिखा दिया। मैं पर्पस वो भी दिखा देता हूँ कि बोर्ड में इस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, उसको भी करा देता हूँ। जल्दी से कॉपी किए। चलो एक और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको आर्टिकल चैप्टर में बताए थे, देखो जितने भी पोस्ट होते हैं उससे पहले आप क्या लगाते हो? आर्टिकल द, याद है आपको? द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, याद है? तो बताइए एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक पोस्ट का नाम है कि नहीं? ऐसे सिचुएशन में हमेशा उससे पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? ऑटोमेटिक द लगा के चलना है। तो क्या लिखोगे? द PM, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ऐसा लिख के चलना। क्लियर हुआ? ये बातें ध्यान रखना पक्का। तो आप आर्टिकल द इसमें जोड़ के चलिएगा। क्लियर? अब आते हैं, देखिए ये तो बना लिए होंगे, क्या लिखे होंगे? पक्का। अब देखो इस पे क्वेश्चन इस किस पैटर्न से पूछता है। मैं लिखूंगा द PM का मतलब वही समझना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, उसके बाद लिखेगा हेयर, उसके बाद लिखेगा टुमारो, और कहेगा बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ब आपके अकॉर्डिंग सही है। फिर लिखेगा पहला केम, B ऑप्शन में लिखेगा कम, C ऑप्शन में लिखेगा कम्स, और D ऑप्शन में लिखेगा इस कम। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऐसे में आप एलिमिनेशन ऑप्शन से भी कर सकते हो, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट मतलब समझ रहे? खुद बताइए पहले एलिमिनेशन में। PM सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है ना। इस कम का तो कभी स्ट्रक्चर देखा ही नहीं आपने, कोई सेंस बनता ही नहीं। ऑप्शन D कैंसिल हो गया, ये D ऑप्शन था,
कम्स होगा, कम होगा, बताइए प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं हो सकता, यानी डी और बी ऑप्शन ख़त्म। बताओ ये पास्ट टेंस है, ये टाइम क्या है, फ्यूचर का, और ये भी नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप क्या लगाओगे, ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या जाओगे कि पीएम बताओ एक पोस्ट है, वो बहुत बड़ा पोस्ट है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इनके आने जाने का पूरा शेड्यूल फिक्स होता है फ्यूचर में, एक एक मिनट कहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर टाइम के साथ प्रेजेंट इंडिफरेंट लगाएगा, जब फिक्स्ड टाइम फ्यूचर का होगा तब प्रेजेंट इंडिफरेंट के साथ जाओगे तो ऐसे ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका हिंदी क्या निकला होगा, द पीएम कम्स हियर टुमारो, मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ कल आएंगे। क्लियर हो गया, तो दिक्कत तो नहीं। ये क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से बोर्ड में पूछ सकता है या कहीं भी होगा, इस तरह से पूछ के चल देगा। क्लियर। अब दो क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्या सर विल कम हियर नहीं लिख सकते, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो विल कम हियर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि विल कम हियर अगर लिख दें तो गलत हो जाएगा। द पीएम लिख दें, द पीएम के बाद विल कम हियर टुमारो लिख दें तो सही होगा कि नहीं होगा, तो भी सही होगा, ऐसा मत समझना कि गलत हो जाएगा। ये सही है, उसके बाद अगर मैं लिख दूँ कम्स हेयर टुमारो, अगर ये सही होगा, चलो लिख ही लेता हूँ, हेयर्स कम टुमारो लिखा हुआ है, समझोगे, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। लेकिन प्रेफरेंस की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा, ऊपर वाला लिख के चलेंगे। क्लियर है, मालूम चलो दोनों ऑप्शन आपको दे रखा है, किस में, क्वेश्चन में। तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले वाला क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट को प्रेफर पहले करोगे, इसको बाद में। अगर दोनों दिया है, बोथ ऑप्शन सही है, तो दोनों लगा के चलना, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ फिक्स्ड होता है तब। जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ता है, तो बताओ उसके हैबिट की बात है कि नहीं, समझ पा रहे, वह पढ़ रहा, बताओ ये हैबिट की बात है कि टेम्परेरी एक्शन की बात है। वह पढ़ रहा है, तुम काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी बात है, कभी ना कभी एंड कर दोगे। तुम पढ़ते हो तो इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन का पता चल रहा है, पहले भी पढ़ते थे, प्रेजेंट टाइम में वही हैबिट चल रहा है, फ्यूचर में भी वैसा होगा। ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडिफरेंट लगाते हैं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। फ्यूचर क्या होता है कि फिक्स्ड नहीं होता, इसीलिए फ्यूचर का इसमें सेंस नहीं लगा के प्रेजेंट इंडिफरेंट का ही लगाना पड़ता है। क्यों, अब तुम सोचो, तुम कहीं बैंक में जाओ, कहो कि मैं अगले साल करोड़पति हो जाऊंगा, मुझे 50 लाख को लोन दे दो, दे देगा, नहीं देगा। फ्यूचर एक अजम्पशन है, वैसे माना हुआ टाइम है, ऐसा कोई फिक्स्ड है नहीं, समझ पा रहे। प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, कल भी बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसीलिए आप फ्यूचर को एलिमिनेट करके चलते हैं। फिक्स्ड टाइम अगर फ्यूचर का कहीं मिले तो फ्यूचर का सेंस नहीं लगा के चलेंगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट का ही लगा के चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगर लिख देगा विल कम हियर टुमारो तो इसका मतलब संभावनाएं कम हो जाएगी, जबकि कम्स लिखेगा तो इसका अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी समझ रहे, इसका मतलब ये आपकी संभावना, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है, समझ। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चल के ये भी पढ़ेंगे, अगर द पीएम उसके बाद लिखें इज़ कमिंग हेयर टुमारो लिख दें तो भी सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा, अब तीनों आ जाए, द पीएम कम्स हेयर टुमारो लिखा हुआ है, द पीएम विल कम हेयर टुमारो लिखा हुआ है, द पीएम इज़ कमिंग हेयर टुमारो लिखा हुआ है, तो तीनों सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं हो सकता। लेकिन तीनों का प्रेफरेंस अलग अलग है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे आप, कम्स को, फिर दूसरा प्रेफरेंस इज़ कमिंग को, थर्ड प्रेफरेंस फ्यूचर वाले टाइम को। क्यों देंगे, समझ में आया, क्योंकि फ्यूचर एक अजम्पशन वाला टाइम है, इसीलिए प्रेजेंट दोनों को लेके चलेंगे। क्लियर। अब इसी में मैं क्या कर देता हूँ, ऑप्शन में कुछ नहीं डालता, मैं लिखता पहला केम, उसके बाद लिख देता कम, इज़ कमिंग और इज़ कम लिख के छोड़ देता। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता, इज़ कमिंग लिख के चलते। क्या समझ में आ रहा है कि पैटर्न अगर एग्जाम में पूछ दे तो इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया। स्पीकिंग कैसे करोगे, समझ में आ गया, इस टाइप से इस तरह से ट्रांसलेशन आप करोगे। क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, समझ में आ गया, पक्का ना। हाँ, बताओ मैं लिखूँ द पीएम कम्स हियर टुमारो, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आएंगे। दूसरा द पीएम विल कम हियर टुमारो, मतलब तो भी वही होगा, सेंटेंस कोई चेंजेस नहीं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर का अजम्पशन लेकिन चलते हैं, वो भी बड़े लोगों के साथ जिनका टाइम फिक्स होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको फ्यूचर सेंस नहीं देके प्रेजेंट इंडिफरेंट का ही सेंस देना पड़ता है। तीसरा क्या है, द पीएम इज़ कमिंग हियर टुमारो, तो भी ये हो जाएगा, यानी पहला प्रेफरेंस इसको, दूसरा प्रेफरेंस इज़ कमिंग हियर को, तीसरा किसको देखो आप, वेलकम को। क्लियर है, तीनों सेंटेंस अपने अपने जगह पे क्या है, सही है, लेकिन बोलने का लहजा अलग अलग है। अगर कोई किसी को आप बोल रहे हो द पीएम कम्स हियर टुमारो, इसका मतलब संभावना बहुत हाई फाई आना ही है उनको। और दूसरा है द पीएम इज़ कमिंग हियर, मतलब 50-50 आ रहे हैं भाई, हो सकता है बीच में कुछ हो जाए, बात अलग है, उनका टाइम चेंजेस हो जाए, कुछ और शेड्यूल बना ले बीच में, या कोई और इंपॉर्टेंट काम आ जाए इससे ज़्यादा, तो वहाँ पे चेंजेस आएगा। और द पीएम विल कम हियर, इसका मतलब क्या समझोगे, उम्मीदें हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इसमें कोई संभावना नहीं, बस कह रहे हैं आ सकते हैं, आएंगे। क्लियर है।
कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सेंटेंस बताओ क्या गलत है, तीनों सब अपने अपने जगह पे सही है। जैसे बताओ तुम यहाँ के लिए क्या हो, स्टूडेंट। घर के लिए क्या हो, यहाँ के लिए सब स्टूडेंट हो, लेकिन घर पे जाते ही किसी के लिए क्या हो सकते हो, वो तो डिपेंड करता है रिलेशन किससे क्या। वही बात यहाँ भी समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए इनको आप जल्दी से ना, तो वो तो समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यूज़ नंबर 2 लिख के देखिए। मैं हर चीज़ों को कवर करके चलाऊँगा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसकी भी मैं कोशिश करूँगा। समझ में आ गया कि बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए यूज़ नंबर 2 लिख के चलिए। यूज़ नंबर 2 लिख के चलो। देखो यूज़ नंबर 2 लिख के चलोगे। देखो यूज़ नंबर 2 में क्या है, कभी कभी आप देखना सिचुएशन ऐसा होता है कि आप लोग कभी कभी बात कर रहे होता है कि नहीं होता, कि आपस में बात कर रहे, ऑटोमेटिक बस आ गई, ऐसा हुआ है। मालूम चला आपस में बात कर रहे, तीसरे दोस्त आ गए, ऐसा कभी हुआ होता है। अगर नहीं हुआ तो आप के साथ हो सकता है, इसमें नो डिस्कशन की बात है, लेक्चर ख़राब ना करो। यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन जब कराएं तो होता ही है, ऐसा नहीं है कोई भी कि फरिश्ता कोई आया हुआ है या गॉड गिफ्टेड है, कोई इंसान है, घटनाएं होती है। लेकिन कुछ लोग हैं नालायक लोग, भर जाते कभी कभी, एक आध बैच में 100 में से एक आध बच्चे ऐसे हो जाते जो छटल इंसानों में से आ जाए। छठा मतलब समझो ना, उनको कितना भी समझा दो वही रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है, कभी कैसे मालूम चला आप लोग बात करें ऑटोमेटिक बस खुल गई, ऐसा हुआ है। आप लोग बात ही कर रहे थे ट्रेन खुल गई तो बोलते जाओ ट्रेन पकड़ो, खुल गई ट्रेन, ऐसा हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करो। कैसे, मैं बोलूँ ये लो बस आ गई, ऐसा कहते हो कि नहीं, बातें चल रहा है और एक कह दो ये लो बस आ गई, ये लो बस आ गई। ऐसे सिचुएशन में आप जब ट्रांसलेट करते जाते हो तो अचंभा वाली बात, आश्चर्यजनक वाली बात होती है, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड में लगा के जाते हो, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन को भी आप हमेशा ट्रांसलेट किस पे करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। जैसे मैं बोलूँ, आप सेंटेंस की शुरुआत भी किससे करोगे, हेयर या देयर से करोगे। जैसे मैं लिखूँ हेयर, उसके बाद मैं लोग ये जैसे ये ट्रांसलेट करना है कि ये लो बस आ गए, तो अब इसका ट्रांसलेशन लेके ना हेयर कम्स दी बस, हेयर कम्स द बस। अब इसका मतलब क्या होगा, ये लो बस आ गई। अब मैं कहूँ ये लो बस चली गई, क्या लिखोगे। अब जब जाने का सेंस होगा तो आप गो लगा के जाओगे, समझ पा रहे कि नहीं। आने का सेंस है तो कम लगा के आएंगे। सर मैं वो कहूँ ये लो बस चली गए, तो देयर या हेयर दोनों में से किसी को भी आप प्रेफर करोगे सब्जेक्ट का, देयर गोज द बस लिख देंगे, देयर गोज द बस लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आ रहा। अब मैं कहूँ ये लो मेरे दोस्त लोग आ गए, ये लो तुम्हारे दोस्त लोग आ गए, क्या बनाओगे बताओ, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताइए। बन जाएगा, क्या बनेगा, तुम्हारे दोस्त लोग आ गए, क्या बनेगा, देयर से याद या हेयर से स्टार्ट कर देना। कब आ गए या हेयर से, जो मर्जी आपकी, क्या बनाओगे खुद बताओ। तुम्हारे दोस्त लोग, इसका मतलब योर फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। और जैसे आपने योर फ्रेंड्स लिखा तो इसका मतलब ये पुल्लर है, तो वब भी आप यहाँ पे पुल्लर ही लगाओगे। देयर हेयर वो मतलब इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की तरह का आ रहा। जैसे मैं बोलूँ एक लड़का है तो देयर इज़ अ बॉय लिखते थे कि नहीं लिखते थे। आगे चल के यूज़ ऑफ देयर भी पढ़ना है, देयर इज़ अ बॉय, इसका मतलब क्या समझोगे, एक लड़का है। मैं कहूँ दो लड़के हैं तो देयर आर 2 बॉयज़ लिखना पड़ेगा, देयर आर 2 बॉयज़। इसका मतलब ये जो आप बॉयज़ लगा रहे हो 2 बॉयज़, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ये सिंगुलर इसलिए इज़, ये प्लुरल इसलिए आर। ये देयर के लिए अकॉर्डिंग टू नहीं लगाना, ये सब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए ये यूज़ किया जाता। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं, इसीलिए ऐसे बना देते हैं। क्लियर है। योर फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे बताओ आने वाला वर्ब भी क्या होएगा, प्लुरल की सिंगुलर। ये प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या लिखोगे, प्लुरल लिखना पड़ेगा। तो बताओ योर तो आ गए, आने का मतलब क्या समझोगे, कम, तो कम का कम ही लिखना पड़ेगा। क्या कम्स लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या कोई कम्स लिखा है तो गलती होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कम, देयर या हेयर कम योर फ्रेंड्स। लास्ट में क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। कर लीजिएगा पक्का। ये लो, मैं कहूँ ये लो राजा साहब आ गए, ये लो तुम्हारे पापा आ गए, बनाओ। हाँ, ये लो तुम्हारे पापा आ गए, जल्दी बनाइए तो, चलिए बनाइए। ये लो तुम्हारे पापा आ गए। नोबडी विल लाफ, फोकस एंड ट्रांसलेट इट। अभी इस तरह से आपको कहीं कोई बोल दे, है ना, हियर कम्स योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या समझोगे, ये तुम्हारे दोस्त आ गए, है ना। डू इट फास्ट, होप यू विल डू बेटर।
सेंटेंस 2-3 ले लीजिए खुद से। अब देखो मैं जब कहीं पे रीड आउट करवाऊंगा, कहीं ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे तो वहाँ पे अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये इसका क्या मतलब है। पहले से पढ़े लोगे बेस फाउंडेशन में, तो मुझे उम्मीद है ये सब कर लोगे। कई जगह पे नए नए ऐसे चीज़ें आपको मिलेगी। अब देखो इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। क्लियर? चलिए, हो गया ना? बातें समझ में आ गया? किसको? ये वाला एक्सक्लामेटरी मार्क्स। एक्सक्लामेटरी, इसको मार्क के पढ़ना। अरे लिखा हुआ नहीं है बेवकूफ़, देखो एकदम बेवकूफ़ लड़का। ले लीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखना, हेयर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वर्ब आपको सिलेक्ट करना, ठीक है ना। द ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1 में लिखेंगे केम, बी ऑप्शन में लिखेंगे कम्स, सी ऑप्शन में लिखना कम, डी ऑप्शन में लिखना इज कमिंग। बताओ कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा? क्या कर लीजिएगा? जो बच्चा नहीं पढ़ रहेगा उसको तो पूरा बाउंस से कर जाएगा, क्या पूछ दिया रे भाई। कर लीजिएगा ना, जल्दी से कॉपी कर लो। बोले पक्का? ट्रेन लिखा हुआ, इसका अंदर लो ट्रेन आ गई। हो जाएगा। यूज नंबर 3 डालिए। यूज नंबर 3 हेडिंग डालिए। चलो, यूज नंबर 3 में क्या होगा? टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका मतलब होगा सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब होगा पूरी पृथ्वी पे एक समान एक सत्य की तरह यूज़ किया जाए। हाँ, सार्व मतलब पूरी, हर तरफ। सार्वभूमि, भूमि मतलब पूरी पृथ्वी समझना। सार्वभौमिक सत्य के लिए दिखाने के लिए करते हैं। आप देखो क्या होता है सार्वभौमिक सत्य। देखो आप अगर इंडिया में हो तो भी आप क्या कहोगे? देखो सार्वभौमिक सत्य कहेंगे आप, बहुत अच्छा। इंडिया में अगर रहें तो आप यही कहोगे। बताओ, पश्चिम में डूबता है सूरज कि पूरब में? पश्चिम में डूबता है। चलिए, पूरब में डूबता है। उगता कहाँ से है? बेवकूफ़ लड़के लोग, सुनो ना पूरब में सूरज उगता है ना डूबता है। ये सब सिर्फ आपका अजम्पशन है। बिल्कुल साइंस के बच्चे ऐसे कहेंगे। सुनो, ये पृथ्वी बताओ ऐसा है, सन ये मान लेता हूँ, सन क्या है? ये आइए मालूम चला अर्थ है, बोलो मत। और यहाँ पे जैसे अर्थ है तो अर्थ बताओ इसका चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो ये ना हिल रहा ना डुल रहा, थोड़ी चक्कर लगा रही है कि उगेगा डूबेगा। ये पृथ्वी के मतलब रोटेशन की वजह से ऐसा आपको फीलिंग होता है। रोटेट का मतलब समझते हो? एक होता है रिवॉल्व करना, चारों चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं। एक होता है रोटेट करना, जो अपने ही एक्सिस पे घूमते रहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये दोनों काम करते हैं। रिवोल्यूशन चक्कर भी चारों लगाती है किसका? सन का। और साथ साथ क्या करते हैं? रोटेट भी होती रहती है अपने ही एक्सिस पे, जिसकी वजह से दिन और रात आपको दिखाई देता है कि नहीं देखा? रात हो गया, दिन हो गया। तो ये सब इसकी वजह से होता है। आपको फीलिंग कब होता है? इसके रोटेट होने की वजह से। ना ये डूबता है ना उगता है। साइंटिफिकली बात जो मैं कहता हूँ, या आप लोग कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये साइंस के हिसाब से वो इलॉजिकल बात है, गलत बात है। लेकिन हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग वो ग्रामर में एक्सेप्ट करके पढ़ लेते। क्लियर है ना? सूरज उगता है ना डूबता है। क्लियर, समझ में आया ना? अब ये मत कह देना कि उगता है। अब देखो जो साइंस के बच्चे रहेंगे और चले जाएँ अंग्रेजी का ट्रांसलेट करने, ये सूरज कहाँ से उगता है भाई? पूरब से कि पश्चिम से? अभी देखो, हाँ उत्तर से। देखो लड़का लोग
चलिए, पश्चिम में डूबता है और पूरब में उगता है। तो आकर बताओ उसको ऐसा अल्टीना मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा डाल के भेजा जाए कि ना उगता है ना डूबता है, तो क्या लिखेगा? रॉन्ग सेंटेंस है ना। इतना बड़ा अध्ययन किया है, कहेगा कि पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है जिसकी वजह से ऐसा फील होता है। आपके द्वारा दिया गया सेंटेंस गलत है, मैं बिल्कुल इसको डिसअप्रूव करता हूँ। आप नंबर दें या ना दें, ऐसे बच्चे अगर हो जाएंगे तो घर पे नंबर आएगा कि बरस समझ रहे हो, नंबर पूरा कट के आएंगे। चलो फिर भी हाँ सूरज पूरब में उगता है। उगना का क्या होता है? उगता है, राइज ना। एक होता है डूबना, उसको क्या कहते हैं? सेट मतलब डूबना। चलिए बना लीजिए। आप बताओ यूनिक चीज़ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, क्या पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो आप सूरज को क्या मानोगे? यूनिक चीज़ मानोगे, जो अपने आप में यूनिक होता है। अपने आप में क्या लेगा? आर्टिकल द स्पेसिफिकेशन के लिए द सन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? द सन। बताओ ये सिंगुलर है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। उगता है तो क्या लगाओगे? राइज। राइज का क्या बनाना पड़ेगा? राइजेज। और उसके बाद पूरब में, तो बताओ आपको बताए थे जितने भी मतलब डायरेक्शन के नाम होता है वहाँ से आर्टिकल द लगा के चलोगे। तो मे का मतलब इन, आप पूरब में का मतलब क्या समझोगे? ईस्ट। लेकिन खुद बताओ ईस्ट लिख के चलेंगे, द ईस्ट लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी इसीलिए। क्लियर है? एक और सेंटेंस मैं दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे पक्का। लिखो, सूरज पश्चिम में, सूरज पश्चिम में डूबता है। चलिए बनाओ जल्दी। क्या बनेगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट एंड इट इन द वेस्ट। और आपको दोनों जगह पे फिलअप करना है वर्ब को। पहला ऑप्शन देगा, कॉमा करके देगा राइजेज, बी ऑप्शन में देगा राइजेज और सेट, सी ऑप्शन में देगा राइजेज सेट्स और डी ऑप्शन में देगा सेट्स और राइज। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो मुझे उम्मीद है कि बना लोगे। कौन सा ऑप्शन चारों में सही? जल्दी कॉपी कीजिए। समझ में आ गया? पक्का ना? दोनों जगह पे फिलअप करना है वर्ब को। जल्दी कीजिए, इस ऐसा हो सकता है अगर बनाए तो। जल्दी करो। पूरा फाउंडेशन बैच कीजिए इंग्लिश का, उसके बाद उस स्टेप पे आ जाएंगे। अब आपको डेली मैं एक काम दूंगा, उसको करके आना, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, ठीक है ना। जल्दी से करो। समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? पक्का ना? चलिए हाँ, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन सही है? अरे ऐसा कैसे होगा? एक ही ऑप्शन में सही होगा। चलिए, सेट्स राइजेस। देखो एक बात यह है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, इतनी बातें क्लियर है। और सिंगुलर वर्ब के एंड में पहचाना है कि एस ई आई एस आई एस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब है, यहाँ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब मान के चलता हूँ। ये सही है कि नहीं? फिलहाल बताओ, दोनों में सिंगुलर नहीं है, कट जाएगा, ये प्लूरल हो गया। बताइए, दोनों में सिंगुलर है, छोड़ दीजिए, इसमें नहीं है, इसको प्लूरल, एक वर्ब भी आ गया, खत्म। यानी ए और डी तो ऑप्शन खत्म है यहाँ से। देखो जो बच्चे को कुछ नहीं आता है, ये लॉजिक से भी चल जाता है कि बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट के हिसाब से चलोगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी को ना दिखा रहा है। एट किसको दिखा रहा है? सूरज को ही दिखा रहा है, तो ये भी सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर। एक तरफ वर्ब देखो हमको क्या मिल गया? प्लूरल मिल गया, तो दोनों ऑप्शन ये हो नहीं सकता। एक तरफ भी वर्ब अगर प्लूरल मिल जाता है तो हो नहीं सकता। या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन सी सही। देखो उल्टा है यहाँ पे सेट्स हो गया है ईस्ट में। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हो सकता। क्या पूरब सूरज कहाँ डूबता है? ईस्ट में डूब जाता है, गलत। इसके वजह से ये ऑप्शन खत्म और ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगा?
ये ऑप्शन ऐसा, या हो सकता है ये ऑप्शन ही चेंज कर देता, राइस का रोज़ लिख देता है, रीज़न लिख देता, हो सकता था ऐसा भी करता। क्लियर है? क्योंकि राइस का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब में बदलता, तो भी आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट के ही वर्ब फॉर्म को ही सिलेक्ट करके चलना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट के हिसाब से ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा और कोई वर्ब नहीं आ सकता। और ये परमानेंट क्या है, एक्शन की बात है, और परमानेंट एक्शन इसके बाद ही पढ़ेंगे, टेम्परेरी एक्शन जब प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ाएंगे तब। फिलहाल ये बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछेगा, स्पीकिंग किस हिसाब से करना, ट्रांसलेट कैसे करना, पक्का। आगे बढ़ा जाए। यूज नंबर 3 लिख के हेडिंग 4 लिख के हेडिंग डालिए। यूज नंबर 4 लिख के हेडिंग डालिए। हाँ बहुत कुछ हो सकता है, बोलिए। जैसे मैं एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा रात में चमकती है, हो गया। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसका यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वो होगा जो मतलब आप इंडिया में जो चीज़ फील कर रहे हो वही आप अमेरिका, लंदन, किसी भी जगह पे पृथ्वी के चले जाओ तो वही वैसे ही एहसास होगा, फील होगा जैसे इंडिया में हो रहा है। समझ पा रहे? वैसा होता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इलॉजिकल ये सब सेंटेंस है, सब साइंस के हिसाब से सब गलत सेंटेंस बता रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ग्रामर इसको एक्सेप्ट करके चलता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हला मत करो। ग्रामर क्या होता है, जब भी आप पोएम पढ़ोगे या कई जगह पे पोएम पढ़ाया जाता है तो उसमें फीलिंग्स की बात हो सकती है और बहुत सारे झूठे वादे हो सकते हैं उसमें। समझ पाए? जैसे गाने में भी देख लो, उसमें क्या होता है, ग्रामर का उतना यूज़ होता नहीं है। ग्रामर समझ में आ रहा है, व्याकरण जिसको, हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसको एक छूट दिया जाता है, छूट समझ रहे, एक बेनिफिट दिया जाता है कि आप बिना ग्रामर के इलॉजिकल सेंटेंस का भी यूज़ आप कर सकते हो। इनको भी ऐसा एक्सेप्टेंस है। जैसे मालूम चला आपको कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। कोई आपको कह दे, समझो बहला रहा है सीधा सीधा, क्या ऐसा पॉसिबल है? और किसी दिन तुम कह दो कि नहीं चांद तारे तोड़ कर ले आओ, फिर देखता हूँ तुम्हारे अंदर ताकत, क्या चांद तारे तोड़ के ले आएगा? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, इन हवाओं को, इन फिज़ाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। क्या पॉसिबल है ऐसा कि हवाओं और फिज़ाओं उसके चक्कर में मोड़ के चलाएगा कि महबूबा इंतज़ार करी, चलो चलो। मालूम चला ऐसे महबूबा के चक्कर में पूरा दुनिया तबाह हो जाए होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा गाने के लिए मतलब इलॉजिकल सेंटेंस का यूज़ आप कर देखो। इसको कोई रियल ले ले तो क्या मोहब्बत होगी? फिर होगा? कभी नहीं होगा। फिर कहेगा हाँ ऐसा कैसे हो रहा, तुम तो मुझे बहलावा दे रहे, होता है कि नहीं होता? फिर वहाँ से रिलेशन ही टूट जाता। तो ऐसी सिचुएशन में ही हो सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी हो सकता है, देखो कभी कभी आपने देखा होगा किसी ने कहा था ना, तुमने मुझे तो जान से मार दिया, जबकि वो बोल रहा कि जान से मार दिया, तुम जिंदा कैसे है, बोल कैसे रहा, है ना। जैसे कई सेंटेंस बनो, तुमने मुझे जान से मार दिया, यू किल्ड मी, यही ना सेंटेंस कहोगे, यू किल्ड मी। बताओ जब इसको जान से मार दिया मी ने, तो बताओ ये बोला फिर कैसे? ये सेंटेंस तो फिर रॉन्ग है, समझ। लेकिन अब हाँ झूठ बोल रहा, यही एहसास को एक्सेप्टेंस किया गया है, जैसे पोएम वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसको पोएम भी नहीं, पोम भी मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये बताओ सेंटेंस गलत है कि सही है? सही है। जैसे बताओ ये सेंटेंस गलत है कि सही है तो गलत, लेकिन उसको हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं कि वो सही है। क्लियर हुआ ना? ये बातें ध्यान रखना। अब आओ यूज़र नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, 4 पढ़े थे। हेडिंग डालिए, लिखिए साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाने के लिए करते हैं। यूज़ नंबर 4 में जल्दी जल्दी लिखो, ज़्यादा नहीं है, 10 12 15 करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा के निकल जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछता है इस पैटर्न पर बहुत सारा, और वो भी इससे आपका वो सब भी ठीक हो जाए कि आप गलत ना बोल पाएँ। इसको ध्यान से लिखो, हेडिंग टू शो साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, टू शो साइंटिफिक फैक्ट्स। हेडिंग डालिएगा टू शो साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स, तथ्य किसका भाई? वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। फैक्ट्स मतलब क्या समझोगे? तथ्य, हाँ तथ्य, तथ्य मतलब समझते हैं फैक्ट्स जो मतलब सच हो। अच्छा बताइए, मैं कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौल जाता है या गर्म हो जाता है? बना दोगे? तो उबलने का मतलब खौल जाना, उबलने लगता है, चलो उबल जाता है, तो मतलब ही वही होता है, खौल जाता। अब देखोगे पानी है, पानी का मतलब क्या लिखोगे? वाटर। और वाटर बताइए अनकाउंटेबल नॉन है तो ये सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। उबलने का मतलब होता है, खौलने का बॉयल होता है।
बॉयल का बताओ, बॉयल ना लिख के बॉयल्स करना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या लगाओगे, सिंगुलर। वाटर बॉयल्स कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तब पर के लिए क्या लगाओगे, एट, उसके बाद क्या लगाओगे, 100 डिग्री सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह क्या है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो बना दोगे, जल्दी से इसको कॉपी करिए। इस पर देखो 1-2 क्वेश्चन करा लेते हैं। देखो जितना ही बताया जा रहा है हु बहु क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न से आ जाता। तो इस दोनों चीज़ को आप कवर करके चले, यानी एग्ज़ाम में बैठो तो ऐसा ना लगे कि मैं नहीं पढ़ा, सिर्फ स्पीकिंग किया। तो दोनों बातें मैं कवर करवा लेता हूँ, ठीक है। और जो आपको डेली बोलता हूँ अब वो करके आना घर से। चलिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन डाल दिया जाए तो देखता हूँ कितने लोग सही कर पाओगे। जो लोग बेसिक समझ रहे तो समझेगा सब सही है, ट्रांसलेट करेगा तो लगेगा सब सही है। बहुत अच्छा, तो लगा दो सब। समझ में आया, कॉपी कर लेना। क्वेश्चन इस पैटर्न से पूछ सकता है। हेडिंग डालेंगे यूज नंबर 5। क्या लिखे, कुछ लिखवाए थे नहीं, लिखोगे टू शो परमानेंट एक्शन, टू शो परमानेंट एक्शन, टू शो परमानेंट एक्शन, टू शो। अब मेन आपका जो स्टार्ट होता है समझदारी वाला केस यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ रहे। चलो, टू शो परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, एक्शन। ठीक है, 2 सेंटेंस से मैं इसको एंड करूँगा। हम लोगों को जनवरी में ठंड लग रही है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस के बाद दूसरा। हम लोगों को जनवरी में ठंड, और लग नहीं रही, यहाँ पे लगती है कर लिया। चलिए, ये 2 सेंटेंस से आपको ये दिखाना है, पहले दोनों कॉपी कीजिए। हम लोगों को जनवरी में ठंड लग रही है, और दूसरा है हम लोगों को जनवरी में ठंड लगती है। हो गया। अब चलिए, बात पहले समझना है, वरना यहाँ से फिर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं रहेगी आपकी तो थोड़ा समझदारी फिर आगे चल के बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा कोने में चलिए। यहाँ पे देखो, हम लोगों को जनवरी में ठंड लग रही है। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी जनवरी आता है तो क्या एक बार ठंड लगता है कि बार बार लगता है? बार बार लगता है। देखो, हाँ, सब जगह लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सब जगह लगता है। हाँ, सब जगह लगता है।
देखो बात वो नहीं है, अरे ठंडा है तो कहीं भी लग सकता ना, उसका क्या है। देखिए लगती है, देखो नीचे में क्या है लिखा हुआ, हम लोगों को जनवरी में ठंड लगती है। देखो ये क्या है, जब जब जनवरी आएगा तब तब ठंड लगेगी, इसका मतलब यही है। ऊपर में क्या है, लग रही है, इसका मतलब टेम्परेरी है, बाद में लगेगी। कैसा है, नहीं ना, इसका मतलब ऊपर वाला क्या सेंटेंस सही है कि गलत है, वो गलत है, नीचे वाला क्या होगा, सही होगा। अब एक बात बताओ, ये क्या दिखा रहा है, टेम्परेरी एक्शन तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा, परमानेंट एक्शन इसे वो कहोगे, जो हमेशा जब तक आपका लाइफ होगा तब तक वो चलती रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसको क्या कहोगे, परमानेंट एक्शन। और टेम्परेरी मतलब समझ रहे, जो मतलब हर टाइम बदल जाता है। जैसे मालूम चला मैं कहूँ तुम लिख रहे हो, तो ये टेम्परेरी में जाएगा कि परमानेंट में जाएगा, टेम्परेरी में जाएगा, बाद में हो सकता है आप अपने एक्शन को चेंज करो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अच्छा एक सेंटेंस मैं बोलूँ, वह प्यार कर रहा है, बताओ ये सेंटेंस सही होगा। अरे एक और सेंटेंस है, वह प्यार करता है, बताओ कौन सा सेंटेंस सही होगा, नंबर 1 कि नंबर 2। नंबर 2 सही होगा, नंबर 1 क्या गलत होगा, क्यों, क्या ये प्यार ऐसा रिलेशन है क्या बाद में बदलने की चीज़ है, नहीं। अगर कोई बदल रहा है तो इसका मतलब गलत है। हाँ बदल सकता है, वो सेंस नहीं है जैसा आप समझ रहे कि बदल सकता है, आज की दुनिया में ना बदल रहे हो, ये शादी के बाद वाला प्यार है, ये पहले वाला प्यार नहीं। हाँ ये वाला नहीं है, वो जैसे माँ बाप वाला प्यार है, क्या चेंजेस कर सकते हैं इसको, वो रिलेशन जिसमें स्ट्रॉन्गनेस आ जाए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वो सब नहीं कि आज इसको तो कल इसके साथ, मतलब जिसको आज सुंदर का है बाद में छुछुंदर का क्या अलग कर दे, वो वाला बात नहीं कह रहे। हाँ तो वही चीज़ हम लोग अब कल के लेक्चर में समझेंगे कि परमानेंट एक्शन क्या होता है। परमानेंट एक्शन का मतलब हो जिसमें चेंजेस ना आता हो, हमेशा चलता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जैसा आज है वैसे। जैसे सुनो ये सभी बातें हम लोग चलो अब कल ही करेंगे, टाइम हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में ये सब बातें हम लोग चलेंगे। अब देखो जो बच्चा ये इसके बाद जब क्लास छूट जाएगा तो फिर मुश्किल होगा समझना, वो पहला जितना था तो करवा ही दिए थे, ठीक है ना। कल के बाद लेक्चर नहीं छूटना चाहिए, और कल हम लोग टेम्परेरी एक्शन परमानेंट एक्शन को दोनों का रिलेशन लेके चलेंगे। पर कल प्रेजेंट इंडिफरेंट के बाद प्रेजेंट जो कंटिन्यूस का एडवांस जो लेक्चर होगा उसको हम लोग एंट्री करने वाले हैं। समझ आ गया। तो कल एकदम स्पेसिफिक टाइम पे आएंगे, और प्लस जितनी बातें प्रीवियस बताया गया है सबको क्या कर लेना, कंप्लीट करना। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको क्या करना आपको घर से करके आना। हेडिंग डालिए।